वेलकम बैक बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर विज्ञान का। ये जितने भी आपके मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर का आपका जो पैटर्न है, सेम पैटर्न आपके एग्जाम में रहने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले हम इसके सामान्य निर्देशों को पढ़ेंगे। यहाँ पर आपसे पहले पॉइंट में बोला गया है, प्रश्न पत्र में 4 खंड ए बी सी और डी है। इस प्रश्न पत्र में 36 क्वेश्चन है और सभी के सभी क्वेश्चन अनिवार्य है, यानी कि सभी के सभी आपको करने मैंडेटरी है। खंड ए यानी कि सेक्शन ए में आपसे 1 से लेकर 20 तक प्रश्न पूछे गए हैं। उसके प्रत्येक भाग एक एक अंक के हैं। इन प्रश्नों में बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यू, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अभिकथन, कारण प्रकार के प्रश्न हैं। इनका उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे बोला गया कि सेक्शन ए में ना आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ वन वर्ड आंसर मिलेंगे, कुछ वन सेंटेंस आंसर मिलेंगे। तो आपको सभी के सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सेक्शन बी में 21 से 26 तक है लघु उत्तरीय, जिनके मार्क्स 2 है। सेक्शन सी में 27 से 33 तक है, जो अति लघु उत्तरीय है, 3 अंक के प्रश्न है, तकरीबन 4 से 5 लाइनों में। सेक्शन डी में 34 से लेकर 36 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि आपको अच्छी खासी उसकी लेंथ बनानी है। इसके बाद आपसे लिखा गया है, कोई समग्र विकल्प नहीं है, हालांकि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प है। आपके पास इस प्रश्न पत्र में कोई भी विकल्प नहीं है, हालांकि आंतरिक विकल्प यानी कि आपको ऑप्शन दिया गया अथवा वाला, बाकी आपके पास कोई विकल्प नहीं है। जहां भी आवश्यक हो साफ सुथरा व ठीक नामांकित किया गया आरेख बनाइए। अगर आपको लगता है कि किसी पिक्चर में डायग्राम बनाने की जरूरत है तो डायग्राम एकदम क्लियर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका प्रश्न संख्या 1 सेक्शन है, जिसका हम प्रश्न संख्या 1 पढ़ रहे हैं। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर एक सफेद पाउडर बनता है। एक छात्र ने इसकी प्रकृति का परीक्षण करने के लिए इसे पानी के साथ मिलाकर लाल लिटमस पेपर का इस्तेमाल किया। आपने परीक्षण किया। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, इसमें पूछा है कि आपने क्या किया। एक मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको जलाया, जब उसका जो पाउडर निकला, जलाने के बाद जो उसकी राख निकलती है, आपने उसको मिला दिया। जहां आप देख रहे हो चाइना डिश में उसको मिला दिया। मिलाने के बाद आप उस सोल्यूशन को, उस विलियन को लिटमस पेपर के ऊपर डालते हैं। आपके पास रेड लिटमस पेपर है, जब उसके ऊपर डालते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? आप ये ऑब्जर्व करते हो कि जो लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाता है, उसका जो कलर है वो नीला हो जाता है। अब वो नीला क्यों हुआ? जब भी कोई लिटमस पेपर के ऊपर, रेड लिटमस पेपर के क्षारीय प्रकृति की कोई चीज़ डाली जाती है तो उसका कलर ब्लू हो जाता है, इट टर्न्स ब्लू। तो आप लिखोगे लिटमस पेपर ब्लू में परिवर्तित हो जाएगा, नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। ये आपका पहले का आंसर था। अब है आपका प्रश्न संख्या 2। अम्लीय पदार्थ का पीएच मान निम्न के बीच होता है। अम्लीय पदार्थ, आपका जो पीएच पेपर होता है बच्चों, वो 0 से लेकर 14 के बीच तक होता है। सेंटर में आपका 7 होता है, जो न्यूट्रल होता है। 7 से जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उतनी हमारी प्रकृति अम्लीय होती जाएगी, और 7 से हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उतनी हमारी प्रकृति क्षारीय होती जाएगी। तो आपसे पूछा है कि अम्लीय जो मान है वो किसके बीच होगा? 1 से लेकर 7, मैंने अभी बताया 0 से स्टार्ट होता है तो ये नहीं होगा। 0 से लेकर 6 नहीं, 7 तक होता है, ये भी नहीं होगा। 0 या उससे ज़्यादा लेकिन 7 से कम, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 7 से अधिक तो बच्चों आपकी क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो वो तो बिल्कुल नहीं होगा। अब है प्रश्न संख्या 3, जिसमें आपसे ये पूछा गया है, एक छात्र ने सोडियम कार्बोनेट पाउडर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली, जिससे बुदबुदाहट के साथ एक गैस निकलती है। क्या होगा यदि इस गैस को चूने के पानी से गुजारा जाए? तो यहाँ पर पूछा है कि एक छात्र ने सोडियम कार्बोनेट पाउडर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली, जिससे बुदबुदाहट के साथ एक गैस निकलती। क्या होगा यदि इस गैस को चूने के पानी से गुजारा जाए? अगर इस गैस को चूने के पानी से गुजारा जाएगा तो चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाएगा। बच्चों किस तरह के हो जाएगा? दूधिया रंग का हो जाएगा। अब यहाँ पर एक अथवा वाला भी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको एक चॉइस मिल गई, आप वो कर सकते हैं नीचे वाला। तो हम नीचे वाला पढ़ते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हम अम्ल और क्षार दोनों को मिलाते हैं, और दोनों को मिलाने से जो इनका जो इफेक्ट होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि उदासीन हो जाता है, दोनों का प्रभाव एकदम से खत्म हो जाता है। क्या उदासीन यौगिक प्राप्त करने के लिए इस प्रतिक्रिया को करना आसान है? ये ऊपर वाली प्रतिक्रिया के लिए बात की गई है। सोडियम कार्बोनेट पाउडर को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बूंदों मिलाएंगे तो उदासीन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जो सोडियम कार्बोनेट पाउडर है वो आपका बेस है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका एसिड है। जब आप एसिड को बेस से रिएक्ट करवाते तो वो न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि वो उदासीन हो जाता है। तो क्या ये आसान है? तो आप लिखेंगे हाँ ये आसान है। अब है आपका प्रश्न संख्या 4। अनैच्छिक क्रियाएं किन्हें कहते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती है जिन्हें आप जानबूझकर नहीं करते,
और जिन्हें आप कंट्रोल भी नहीं करते, जो अपने आप चलती रहती है, आपके रोकने से रुकेंगे नहीं और आपके चलाने से चलेंगे नहीं। जैसे हमारी आंखों का झपकना, हमारे दिल का धड़कना और हमारी आंखों का हमारा सांस लेना, तो ये सब हमारी अनैच्छिक क्रिया। मस्तिष्क का कौन सा भाग सामान्यतः इन गतिविधियों को नियंत्रित करता है? आपको बताना है कि हमारा जो ब्रेन है उसका कौन सा पार्ट ये जो गतिविधियां उनको कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन के बच्चों 3 पार्ट होते हैं, एक अग्रभाग होता है, एक मध्य भाग होता है और एक पक्ष, जिसको हम पीछे वाला दिमाग भी कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। तो हमारा कौन सा जो भाग है इन गतिविधियों को कंट्रोल करता है, जो अनैच्छिक गतिविधियां होती है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता, हमारी सांस लेना, हमारा दिल का धड़कना और हमारी आंखों का झपकना। तो कौन सा पार्ट है? हमारे 2 पार्ट इसको कंट्रोल करते हैं, एक होता है मध्य भाग और दूसरा होता है पश्च मस्तिष्क, यानी कि मिड वाला और लास्ट वाला, 2 भाग इसको कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपसे पूछा गया है, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में एक धूसर रंग के पदार्थ का निर्माण करता है। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में एक धूसर रंग का पदार्थ का निर्माण करता है, वह क्या है? चांदी धातु है, क्लोरीन गैस है, सिल्वर ऑक्साइड है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन, क्लोरीन गैस सूर्य के प्रकाश में एक धूसर रंग के पदार्थ का निर्माण करती है। किसके कारण होता है? क्लोरीन गैस के कारण। प्रश्न संख्या 6 बच्चों, एक कृत्रिम सूचक का मतलब होता है इंडिकेटर, जो आपको ये बताता है कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या फिर बेस है, जो सारी प्रकृति में गुलाबी हो जाता है। ऐसा कौन सा कृत्रिम सूचक है जिसके ऊपर सार डाला जाए, यानी कि बेस डाला जाए और उसका रंग पिंक हो जाता है? जो हल्दी है वो तो नेचुरल है, तो ऑलरेडी कट गया क्योंकि हमसे कृत्रिम पूछा गया, हमसे सिंथेटिक पूछा गया है, या फिर ऐसा पूछा गया जो मैन मेड है। तो मिथाइल ऑरेंज मैन मेड है, बिल्कुल सही। फेनोप्थिलीन मैन मेड है और पीएच पेपर भी। तो आपको बताना है कि गुलाबी किस में होता है? फेनोप्थिलीन में होता है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सी फेनोप्थिलीन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फेनोप्थिलीन एक मानव निर्मित है। अगर इसके ऊपर हम क्षार डालेंगे तो ये गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाएगा। अगर हम इसके ऊपर एसिड डालेंगे तो ये रंगहीन हो जाएगा, इसमें किसी भी तरह का कोई भी कलर नहीं आएगा। प्रश्न संख्या 7, जब सोडियम सल्फेट के विलयन को बोरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाया जाता है तो यह एक सफेद अवक्षेप बनाता है। यहाँ पर एक बात बोली गई है, जब सोडियम सल्फेट के विलयन को बोरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाया जाता है, 2 सोल्यूशन का आपस में मिक्स किया जा रहा है। पहला सोल्यूशन आपका सोडियम सल्फेट है, दूसरा बोरियम क्लोराइड है, तो ये सफेद अवशेष बनाता है। तो अब इसमें ए पूछा गया है, इसके निर्माण में किस प्रकार की अभिक्रिया शामिल है? इन दोनों के निर्माण में किस प्रकार की अभिक्रिया शामिल है? इन दोनों के निर्माण में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शामिल है, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया शामिल है। तो क्या है इसका बच्चों आंसर? डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया शामिल है। इस अभिक्रिया में सफेद रंग का जो यौगिक बना, जो कंपाउंड बना, उसका नाम बताएं। इस अभिक्रिया में जो बना है उसका नाम है बोरियम सल्फेट। इसको मैं लिख के दिखाती हूँ, BA बोरियम SO4 सल्फेट। बोरियम सल्फेट बना, जो सफेद रंग का यौगिक है उसका नाम है बोरियम सल्फेट BaSO4। प्रश्न संख्या 8, रक्त का कौन सा घटक शरीर में रक्त के रिसाव से बचाव में मदद करता है? रक्त का कौन सा घटक शरीर में रक्त के रिसाव में मदद करता है? उसका नाम है प्लेटलेट्स। मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको यहाँ पर, प्लेटलेट्स रक्त के रिसाव में या रक्त को कंट्रोल करने में थक्का बनाने में मदद करता है प्लेटलेट्स, और आपका जो विटामिन K है वो भी थक्का बनाने में मदद करता है। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 जिसमें आपसे पूछा गया है, जब तांबे को चाइना डिश के बर्तन में गर्म किया जाता है तो इसकी सतह कैसी हो जाती है? जब तांबे को चाइना डिश के बर्तन में गर्म किया जाता है, जो उसकी सतह होती है वो काली पड़ जाती है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ए। इसी का आपको एक ऑप्शन भी मिला है, अब आपके पास चॉइस हो गई, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकते हो। अपचायक कारक किसे कहते हैं? अपचायक कारक ऐसे कारक होते हैं जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। अपचायक कारक ऐसे कारक होते हैं जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। प्रश्न संख्या 10 पे आ जाइए, यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 में बच्चों आपसे पूछा गया है, क्या निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को विपरीत संभव है? तो आपको बताना है क्या इसका विपरीत संभव है, क्या इसको अपोजिट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है जिंक दिया है, कॉपर सल्फेट दिया गया है, जिंक सल्फेट और कॉपर यहाँ पर आपके पास बचा है। तो क्या इसको विपरीत किया जा सकता है? नहीं, इसको विपरीत नहीं किया जा सकता। जो जिंक है वो हाईली रिएक्टिव है, और जो मेटल हाईली रिएक्टिव होता है या जो एलिमेंट हाईली रिएक्टिव होता है वो जल्दी से रिएक्ट करता है, यानी कि वो पेयर बनाता है। तो सल्फेट के साथ क्या करेगा? हाईली रिएक्टिव पेयर कर लेगा, और कॉपर अकेला रह जाए, क्योंकि कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जल्दी से अपना पेयर करेगा और वो रिएक्ट कर लेगा, और जो लो रिएक्टिव है वो अकेला छूट जाएगा। प्रश्न संख्या 11,
पादपों के लिए वाष्प उत्सर्जन का महत्व क्या है? जो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके लिए वाष्प उत्सर्जन का महत्व क्या है? पादपों के लिए वाष्प उत्सर्जन का महत्व यह है कि इनके शरीर के अंदर जितना भी, इनकी बॉडी के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो रिलीज कर देते हैं। किसके द्वारा? वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित को उनकी अभिक्रियाशीलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आपको क्या करना है? रिएक्टिविटी सीरीज में इसको लगाना है, यानी कि जो हाईली रिएक्टिव है वो पहले, उसके बाद लेस रिएक्टिव और उसके बाद लेस रिएक्टिव। तो सबसे पहले जो आपका इसमें हाईली रिएक्टिव होगा वो होगा आपका, यहाँ पर आपको लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम और जिंक दिया। तो आपका जो हाईली रिएक्टिव होगा वो होगा कैल्शियम, तो कैल्शियम आपका पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद आपका होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपका दूसरे नंबर पे आएगा। फिर है आपका एल्युमिनियम, मैग्नीशियम आपका दूसरे नंबर पे आएगा। फिर है आपका एल्युमिनियम, ये आएगा आपका तीसरे नंबर पे। फिर है आपका जिंक, ये चौथे नंबर पे, और लास्ट में आपका लोहा पांचवें नंबर पे। इस तरह से आपको इसको सीरीज करनी है। पहले आएगा आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लोहा। आई होप आपको ये क्लियर हो। बच्चों जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो एग्जाम से पहले अपनी ये रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से पढ़ के जाएं। एग्जाम के जितने चैप्टर है उसको अच्छे से क्लियर करके जाएं, क्योंकि जितना भी आपका एग्जाम बनता है वो आपके पेपर, आपकी बुक के चैप्टर्स के सेंटर से ही आता है, कहीं बाहर से नहीं आता, बुक में से ही आता है। तो आप उसको अच्छे से डीपली रीड करें, अंडरलाइन करें, जो मेन वर्ड्स होते हैं उसको अंडरलाइन करते जाएं, तभी आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी आपको चॉइस मिल गई अथवा है, धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर बनने वाली गैस का नाम बताएं। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो कौन सी गैस का निर्माण होता है? कौन सी गैस बनती है? उस गैस का नाम है बच्चों हाइड्रोजन गैस, H2 हम जिसको कहते हैं। तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 13, आयोडीन युक्त नमक ही खाने की सलाह क्यों दी जाती है? अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आयोडीन जो नमक होता है उसको खाने की सलाह क्यों दी जाती है। तो आयोडीन नमक खाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि हमारा जो एक हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्रंथि, वो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है, और उसको थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है, और थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करने के लिए उसको आयोडीन की ज़रूरत होती है, और ये हमारे गले में होता है बच्चों, गर्दन पे होता है। कहाँ पर होता है? ये गर्दन पे होता है। तो अब आप फिर से आप क्या करेंगे, जो आपका 7 चैप्टर है उसमें एक चार्ट बना हुआ है जहाँ पर आपके सारे ग्लैंड्स और वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं और उनके क्या क्या, उनसे हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, तो आप उसको एक बार देख के जाना, उसको अच्छे से याद कर लेना। अब यहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखा है। प्रश्न संख्या 14, 15, 16 के लिए 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन ए यानी कि एक असर्शन दिया है और दूसरा आपको एक रीजन दिया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए ए, बी, सी, डी द्वारा करें। तो आपको सीधे क्वेश्चन दे दिए 14, 15, 16, और इसके लिए यहाँ आपको ऑलरेडी सबके लिए सेम ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट होंगे, और जो रीजन है वो ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा वाला ए और आर दोनों सही है, पर जो आर है वो उसकी सही व्याख्या नहीं करता। तीसरे वाले में ए सत्य है पर आर गलत है। चौथे वाले में ए गलत है और आर सत्य है, और ये सभी के लिए सेम है, हर एक प्रश्न के लिए सही है। 14 के लिए भी यही ऑप्शन है, 15 के लिए भी यही ऑप्शन है, और 16 के लिए भी यही ऑप्शन है। अब यहाँ नीचे आपको ऑप्शन नहीं दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने एक बार में ऊपर बोल दिया। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अभिकथन ए यानी कि असर्शन ए बोला गया है, गैलियम और सीजियम के कुछ टुकड़े यदि हाथ में रखते हैं तो वो पिघल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो गैलियम होता है और सीजियम होता है, इनका जो गलनांक होता है बहुत कम होता है, इसलिए ये हाथ पे रखते हैं क्या करते हैं? पिघल जाते हैं। ये बात करेक्ट है। अब इसका एक रीजन दिया, गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। ये दोनों बात इन्होंने बिल्कुल सही बताई है। तो जो आपका ए ऑप्शन होगा कि ए और आर दोनों सही है, आर और आर ए की सही व्याख्या करता है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर आपसे या फिर भी यहाँ पर आपको चॉइस मिल गई। जब भी आपको बच्चों ऐसे सही गलत हो या इस तरह के हो तो आपको चॉइस मिला, दोनों के आंसर बच्चों सेम होते हैं। सेम इसलिए होते हैं क्योंकि अब उनको थोड़ी पता कि आप इसका ऊपर वाला कर रहे हो या अथवा वाला कर रहे हो। तो इन दोनों के जो आंसर होंगे, जैसे इसका आंसर ए जा रहा है ना, तो इसका अथवा वाले का भी ए ही जाएगा। ऐसे ट्रू फॉल्स में भी होगा। अगर इसका ट्रू जा रहा है ना तो अथवा वाले का भी ट्रू ही जाएगा, अगर इसका फॉल्स जा रहा है तो अथवा वाले का भी फॉल्स ही जाएगा। अब मैं आपको एक बार ये इसका ही पढ़ देती हूँ। एल्युमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो धातु के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, अधातु के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, उसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि जो एसिड और बेस दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और दोनों के साथ जल बनाते हैं। तो ये इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब है बच्चों आपका प्रश्न संख्या 15।
प्रश्न संख्या 15 में आपको फिर से एक अभिकथन है और एक रीजन है, असर्शन दिया, एक असर्शन है और एक रीजन है। रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने में अग्नाशय बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। इसका एक रीजन दिया, इंसुलिन अग्नाशय पर स्थित कोशिका के विशेष समूह द्वारा स्रावित होता है। तो इसका ये जो रीजन है वो गलत दिया गया है। तो आप ये लिखेंगे कि ये तो ठीक है और ये बात ठीक है, पर इसकी ये सही व्याख्या नहीं करता, तो आपका इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जाएगा। अब यहाँ पर आपका 16 क्वेश्चन है जिसमें आपको एक असर्शन और रीजन दोनों दिया गया है। एक दूरदर्शी में नेत्रिका लेंस का द्वारक बड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है। दूरदर्शिका के नेत्रिका लेंस दूर की वस्तुओं से आते प्रकाश को अधिक एकत्रित कर दूर की वस्तु की एक साफ प्रतिबिंब बनाते हैं। ये भी बात सही है। तो आपका असर्शन भी सही है और असर्शन की व्याख्या जो आज सही कर रहा है, तो इसका भी ऑप्शन ए जाएगा। बच्चों, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना असर्शन और रीजन वाले, इनका जो मोस्टली आंसर ना ए होता है। ऐसा नहीं है कि आप ए ही लगा के आए, पर ये एक प्रोबेबिलिटी है कि ज़्यादातर इनका आंसर ए ही होता है। अब आगे है प्रश्न संख्या 17 से 20 में 5 उपभाग हैं। आपसे इन प्रश्नों में किसी 4 उपभागों का उत्तर देने की अपेक्षा की जाती है। तो यहाँ पर 17, 18, 19, 20 4 हैं और हर के अंदर आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने और आपको कुछ 5 प्रश्न दिए गए होंगे और आपको 4 करने। चलिए करते हैं। प्रश्न संख्या 13 पढ़ेंगे सबसे पहले। एक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। वियोजन अभिक्रिया केवल तब होती है जब उसमें ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश के रूप में ऊर्जा की आपूर्ति होती है। उदाहरण, एक कथन नली में फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो आपको यहाँ पर फेरस सल्फेट दिया है, यानी कि ये आपको नजर आ रहा है। तो अब यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, आपको 4 ही करने। निम्नलिखित गैस में जलती हुई गंधक की गंध किसकी है? तो आपको बताना है निम्नलिखित गैस में जलती हुई गंधक की गंध किसकी है। सल्फर डाइऑक्साइड की, सल्फर ऑक्साइड की, सल्फर ट्राइऑक्साइड की, सल्फर क्लोराइड की। तो इसकी जो गंधक की गंध है वो है सल्फर डाइऑक्साइड की। आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पॉइंट 2 में पूछा गया है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया केवल विद्युत धारा की उपस्थिति में होती है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति में कौन सी होती है आपको ये बताना है। यहाँ पर ए में 2H2O, फिर आपको मिलेगा H2 + O2। तो यहाँ आपको बताना है फिर H2O लिक्विड, H2O2, 2AgCl, 2Ag क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको बताना है कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया केवल विद्युत धारा की उपस्थिति में होती है। तो आपका जो बी ऑप्शन होगा एकदम करेक्ट होगा, ये वाला। जब हम वाटर को विद्युत ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अब इसका आपसे पूछा गया है पॉइंट 3 में आपसे पूछा है, पानी का विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस एक है ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा शोषी वियोजन अभिक्रिया, या बी और सी दोनों? तो आपको जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। आपका विद्युत अपघटन, ऊष्मा अपघटन और ये जो दोनों विद्युत ऊष्मा, ये दोनों ही आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अब है आपका पॉइंट 4 जिसमें आपसे बच्चों पूछा गया है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया एक उदाहरण है विद्युत अपघटन का, ऊष्मीय वियोजन का, प्रकाशीय वियोजन का या विस्थापन अभिक्रिया का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, ऊष्मीय वियोजन का। तो किसका उदाहरण है? ऊष्मीय वियोजन के द्वारा इसको हमने क्या करा, तोड़ा गया, ब्रेक किया गया, वियोजन किया गया। पॉइंट 5 में आपसे पूछा गया, जब लेड नाइट्रेट क्रिस्टल को परखनली में गर्म किया जाता है तो भूरे रंग का उत्सर्जित धुआं उठता है, उसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों लेड ऑक्साइड। जब भी हम, मैं इसको इक्वेशन लिख के दिखवाती हूँ, जब भी हम लेड सोडियम इस तरह से लिखेंगे, हम इसको ऊष्मा देते हैं तो ये बढ़ता है लेड ऑक्साइड में, सॉलिड के रूप में मिलेगा और आपको 2 गैसेस मिलेगी, एक मिलेगी नाइट्रोजन ऑक्साइड और एक मिलेगी ऑक्सीजन। तो आपको जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा डी, क्योंकि आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पर नजर आ रही है और ऑक्सीजन आपको यहाँ पर। तो जब भी हम इसको उसमें अभिक्रिया देते हैं तो हमें 2 चीज़ें मिलती है, एक होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरी होती है ऑक्सीजन। आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 18, यहाँ पर भी आपको एक अनुच्छेद दिया गया है। हालांकि इस अनुच्छेद से एक भी आपका आंसर नहीं मिलेगा, आपके जितने भी ऑप्शनल है 5 के 5 ऑप्शन में से आपको एक भी इसका आंसर नहीं मिलेगा, परंतु फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। आ जाइए सीधे आप डायरेक्ट आंसर पे आते हैं।
तो पहले पॉइंट में आपसे पूछा गया, जब प्रकाश वायु से कांच माध्यम में गमन करता है, जब प्रकाश होता है वायु से सीधे कांच माध्यम में गमन करता है, तब प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकती है, विलंब से दूर झुकती है, कहीं भी झुकती है, आंतरिक रूप से झुकती है, वापस परावर्तित होती है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। जब ये कांच है, इस तरह से प्रकाश आ रहा है तो इस तरह से झुक जाती है, तो अभिलंब की ओर झुकती है। आपका सही ऑप्शन होगा ए, अभिलंब की ओर झुकती है। मैं आपको दोबारा निशान लगा के बताती हूँ, ए अभिलंब की ओर झुकती है। अब है आपका प्रश्न पॉइंट 2, जिसमें आपसे पूछा गया है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति बढ़ जाती है, घट जाती है, वही रहती है इनमें से कोई। जब प्रकाश ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो जो उसकी आवृत्ति होती है वो बच्चों घट जाती है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। अब है पॉइंट 3, जिसमें आपसे पूछा गया, जब प्रकाश कांच के पानी में गमन करता है, कांच के पानी में गमन करता है तो प्रकाश की गति बढ़ जाती है, घट जाती है, समान रहती है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो आपको जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। इसकी जो गति होती है वो क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करती है, लेकिन यह किधर भी नहीं मुड़ेगी यदि प्रकाश की किरण बी माध्यम की सीमा पर डैश से आपतित हो। तो इसमें बताना है किस से आपतित हो, ए 0 डिग्री से, बी 90 डिग्री से, सी 120 डिग्री से, डी 45 डिग्री से। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, 90 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर पॉइंट 5 में बच्चों आपसे पूछा गया है, प्रकाश की एक किरण विभिन्न माध्यम ए डी माध्यम तक जाती है, जैसा कि दिए गए चित्र में दिखाया गया है, तो माध्यम में अपवर्तनांक से संबंध में क्या सत्य है। अब बताना, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से फिर ऐसे निकल रही है, तो क्या सत्य है। जो एंगल डी है वो सी से बड़ा है ना, मतलब एंगल डी बड़ा, उस एंगल डी छोटा है और सी बड़ा है। यहाँ पर बी बड़ा है, एंगल ए छोटा है, यहाँ पर बी बड़ा है और ये सी छोटा है। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं डी, तो आपका जो ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, ए, यानी कि डी क्या है, छोटा और एंगल सी बड़ा है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 19 में। प्रश्न संख्या 19 में भी आपको एक अनुच्छेद दिया गया है। चलिए बच्चों उसको पढ़ लेते हैं, पढ़ने से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। बेकिंग पाउडर का उपयोग केक को स्पंजी क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि बेकिंग सोडा गर्म करने पर CO2 उत्पन्न करता है, लेकिन फिर भी इसे खाने पकाने में सीधा इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि यह स्वाद को थोड़ा कड़वा कर देता है। बेटा, कड़वा करने की प्रकृति का मतलब है कि आपका जो बेकिंग सोडा है वो क्षारीय प्रकृति का है, क्षारक है ये। बेकिंग पाउडर के लिए आमतौर पर एक दुर्बल खाद्य अम्ल को बेकिंग सोडा के साथ मिलाया जाता है। गर्म करने पर NaHCO3 विघटित हो CO2 उत्पन्न करता है, जिससे ब्रेड और केक नरम और स्पंजी हो जाते हैं। दुर्बल खाद्य अम्ल कड़वे स्वाद को सोडियम टार्ट्रेट बनाने के कारण दूर करने में मदद करते हैं। तो ये किससे बनाया जाता है, टार्ट्रेट से। चलिए पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसका पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज रही है, वाटर बन रहा है और ये आपका पूरा लवण बन रहा है। अब यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे गए, इन प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को किसका उपयोग करके उत्पादित किया जाता है, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को उत्पादित किया जाता है। पॉइंट 2, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर निकलने वाली गैस का नाम बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी बच्चों आपने ऊपर देखा कि इस यहाँ से कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप ए ऑप्शन पे जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन इससे पूछा गया, बेकिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मिलाए जाने वाले खाद्य अम्ल है टार्ट्रिक, तनु हाइड्रोलिक और फार्मिक अम्ल। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा टार्ट्रिक अम्ल, यानी कि टार्ट्रिक एसिड। आपने यहाँ ऊपर देखा था, अभी मैंने ये रहा टार्ट्रेट, ठीक है। अब है आपका ऑप्शन 4, जिसमें मतलब पॉइंट 4, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विलयन की प्रकृति क्या है, क्षारीय, अत्यधिक अम्लीय, उदासीन। आपने ऊपर पढ़ा, उसमें लिखा था कि हम इसको ज़्यादा नहीं मिलाते जिससे भोजन का स्वाद कड़वा हो जाता है। मैंने आपको बताया जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं और जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ये कड़वा है, इसका मतलब ये किसकी प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है। पॉइंट 5, केक बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये केक को स्वादिष्ट बनाते, ये केक को मीठा, ये केक को रंगीन बनाते, ये केक को नरम और स्पंजी बनाते। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा बच्चों डी ऑप्शन।
अब यहाँ पर आपसे प्रश्न संख्या हम 20 पे आ जाते हैं। 20 में भी आपको एक अनुच्छेद दिया गया, आपको ये अनुच्छेद पढ़ना है और फिर उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1 में आपसे पूछा गया CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक, कार्बन नियंत्रण केंद्र, कार्बन नियंत्रण के लिए यौगिक, इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक होता है। प्रश्न 2, एक बार इस्तेमाल वाली प्लास्टिक हानिकारक है क्योंकि ये जल जनित रोगों को बढ़ावा देती है, ये आसानी से पुनः चक्रण नहीं होती है, जैव निम्नीकृत नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ये जैव निम्नीकृत नहीं है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये मिट्टी के अंदर जल्दी से मिलती नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन होगा यहाँ पर बच्चों सी। CFC के कारण होता है, CFC के कारण क्या होता है? जल प्रदूषण, त्वचा रोग, ओजोन परत का ह्रास, ये सभी। तो इसके कारण बच्चों होता है ओजोन परत का ह्रास। जो हमारी ओजोन लेयर है O3, उसके अंदर क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन छेद होता जा रहा है, वो खराब होती जा रही है। ओजोन है O3 O2 O होता है आपका ऑक्साइड, O2 होता है ऑक्सीजन और O3 होता है आपका ओजोन। तो आपका सही ऑप्शन होगा A, O3। पॉइंट 5, ओजोन के बारे में कौन सही नहीं है? क्या बात सही नहीं? ये एक जहरीली गैस है? नहीं। ये एक रंगहीन गैस है? क्या सही नहीं है? ये तो बात ठीक है। यह सूर्य की UV किरणों के खिलाफ, ये बात भी सही है। ये मनुष्य के त्वचा कैंसर के कारण, ये बात भी सही है। तो आपका जो A ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। तो यह एक जहरीली गैस है, तो आपका जो सही जाएगा वो होगा A, यह एक जहरीली गैस है पर यह नहीं है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन बी पे। बच्चों हम सेक्शन बी अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल मिनी कोचिंग को सब्सक्राइब जरूर करें।